पाकिस्तान के लिए एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। और मैं इस तरीके से कहूंगा कि इसमें हमें बड़ा मुश्किल होगा कि हम न्यूट्रल रहे। जैसे कि ईरान के साथ आपने देखा कि जब मई में इसराइल ने हमला किया था तो पाकिस्तान ने ओपनली जो है उसके साथ दिया था ईरान के साथ। और उसके बाद आपने देखा था कि ईरान के साथ पाकिस्तान की कुर्बत में भी काफी इजाफा हुआ। ईरान के सदर भी आए यहाँ पे। ईरान की वजीर खारजा मेरे ख्याल से 2 दफा से ज्यादा पाकिस्तान का उन्होंने ट्रिप किया। ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के हक में नारे लगाए गए, शुक्रन शुक्रन के जो है उनकी तरफ से जो है शुक्रिया अदा किया गया। बिल्कुल। तो ये तमाम सूरत हाल को देखते हुए और दूसरी तरफ ये कि अमेरिका जो है अगर ईरान के खिलाफ जाता है तो उसमें अगर आप न्यूट्रल भी होने की बात करते हैं तो पता नहीं अमेरिका उसको किस तरीके से लेगा। क्योंकि आपको अगर याद हो 2021 में जब यूक्रेन पे रशिया ने हमला किया था तो पाकिस्तान ने सिर्फ न्यूट्रल होने का ऐलान किया था और अक़वाम मुत्तहिदा में जो है वोटिंग से वो किया था, एब्सटेन किया था। तो वो जो है आपको पता है उसके बाद पाकिस्तान पे सख्तियां हुई, एक हुकूमत भी चेंज हुई। तो बड़ा एक थिन बैलेंस है। और मैं समझता हूं कि फॉरेन पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉरेन पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी सोच समझ के पाकिस्तान को इसमें जो है अपने लिए वो करना होगा। रहा सवाल माशी सूरत हाल का, तो ऑब्वियसली आप ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और अगर खुदा न खास्ता वहां पे जंग छिड़ती है और कोई ज्यादा वो बड़े स्केल पे चली जाती है, तो जैसे अफगानिस्तान में जब ये मामला हुए थे तो अफगानिस्तान से एक बहुत बड़ा रेफ्यूजी पाकिस्तान आया था। ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान हुकूमत उस पे क्या स्टैंड लेती है कि आया पाकिस्तान अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो ईरानियन रेफ्यूज जो होंगे, जो रेफ्यूजीज होंगे, उनको यहाँ पे जो है शो के उस स्टेज तक ना जाए। मगर ऑलरेडी जो है जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया है कि जो भी ईरान के साथ ट्रेड करेगा 25% उसके ऊपर मजीद टैरिफ लगा दिए जाएंगे। हमारी भी $3 बिलियन के करीब जो है बार्डर ज़्यादातर ट्रेड जो है ईरान के साथ है। फिर 3% ऑलरेडी तेल की कीमत जो है वो बढ़ गई है, मजीद बढ़ सकती है। कमोडिटी प्राइसेस बाकी जो हैं वो भी जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं। इसके लिए हम कितने तैयार हैं? हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन और बजटरी कंस्ट्रेंट्स। देखिए आमिर साहब, इसमें जो है ना, क्योंकि मुझे भी तकरीबन कोई 22-23 साल हो गए मईशत को कवर करते हुए ना, और ये इन 22-23 सालों में पाकिस्तान में जब भी जो है एक्सटर्नल क्राइसिस आया है एक्सटर्नल अकाउंट का, तो वो जो है कमोडिटी सुपर स्पाइक से आया है या कमोडिटी शॉक से आया है। इनफैक्ट हम कोविड का शॉक बर्दाश्त कर गए थे और उसमें बल्कि उल्टा बेटर परफॉर्म कर गए थे। लेकिन जो है पिछले 22 सालों में जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ उंगली में, सबसे बड़ा शॉक आपका 2008 में आया था और फिर उसके बाद बीच में छोटे छोटे शॉक्स आए और 2022 में फिर वापस से जब खान साहब के आखिरी दिन थे, आपको याद होगा, कमोडिटी सुपर स्पाइक लगा था। और उस कमोडिटी सुपर स्पाइक में एक ही चीज ऐसी है जो पाकिस्तान के इंपोर्ट का हशर नशर कर देती है, वो है तेल की कीमतें। क्योंकि हम 85% अपना तेल दरामद करते हैं और पाकिस्तान की इंपोर्ट का तकरीबन वो 1/4 बनता है। तो अगर कोई ऐसी चीज होती है, और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब अमेरिका ने वेनेजुएला पे कब्जा तो नहीं किया, उनके सदर को जो गिरफ्तार करके ले गए, तो लोगों का ख्याल ये था या मार्केट्स का ख्याल भी ये था कि अब अमेरिका एक बहुत बड़े तेल के कुएं के ऊपर आके बैठ गया है, तो आलमी तौर पे अमेरिका ने अपना तेल सिक्योर कर लिया है, तो आलमी मार्केट में जो वेनेजुएला की पे जो बैन थे वो सप्लाई आ जाएगी तो तेल की कीमतें शायद मजीद नीचे आएंगी। लेकिन इसमें मेरा नुक्ते नजर मुख्तलिफ है। अब आप देखेंगे जिस दिन ये वेनेजुएला के साथ हुआ उसके 2-4 दिनों में ही यमन वाला मसला उठा, जिसपे सऊदी अरब और यूएई का मसला आ गया, लड़ाई हो गई शुरू। मतलब आप ये कह ले कि हालात खराब हो गए वहां पे। तो ये दुनिया में जो सबसे बड़ा तेल के कहां पे रिजर्व है वो है वेनेजुएला में। दूसरे नंबर पे जो है किसके पास रिजर्व्स हैं वो है सऊदी अरब। फिर चौथे 5वें नंबर पे यूएई आता है।
आप ये कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि सऊदी अरेबिया के अलावा 3 बड़े सप्लायर जो ऑयल के हैं उन तीनों पे इस वक्त कदगने हैं, रूस पे भी हैं, वेनेजुएला पे भी हैं और अब ईरान पे पहले भी थी, अब मजीद कदगने आ रही हैं। तो अब ये जो दुनिया के ईस्ट साइड को जो तेल की सप्लाई थी वो इन रीजन से थी। अब अमेरिका अगर वेनेजुएला से अपना तेल जो है, जो उसका शॉर्टफॉल है या वो इसको नॉर्मलाइज कर लेता है, बाकी दुनिया में टर्मोइल आ सकता है। और ये अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो हो सकता है कि ऑयल की जो है एक, जिसे कहते हैं नेचुरली ऑयल में जो है रैली आ जाए। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, आप देखें गोल्ड और सिल्वर जो है न्यू ईयर के बाद भी उसी तरीके से रैली कर रहा है, यानी कि वो अनसर्टेनिटी को फैक्टर इन करता जा रहा है। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल सूरत हाल होगी। अब पाकिस्तान के पास तेल कहां से आता है? पाकिस्तान के पास तेल जो है मेजॉरिटी कुवैत से आता है और मिडल ईस्ट से आता है, ठीक है। तो अब पाकिस्तान क्या करेगा अगर ये रीजन में जंग छिड़ जाती है? और ऑलरेडी आपने देखा है कि ईरान से कुछ कमर्शियल फ्लाइट्स भी जो है, जो गल्फ, जो मेरे ख्याल से आई थिंक एमिरेट्स ने किसी ने कैंसिल भी की अभी हालिया। तो सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू बी। खास तौर पे मैं सिर्फ ऐड कर दूं कि क्योंकि ईरान इस दफा बरमला कह रहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो पिछली दफा उन्होंने मेजर्ड अपना खलीज के ममालिक पे अपना रिस्पांस रखा था। इस दफा वो तमाम खलीज के ममालिक में जहां अमरीकी अड्डे हैं उन पर हमला कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर बाकी जो तेल की सप्लायर्स हैं जिनसे हम भी लेते हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, वहाँ भी अगर कुछ ऐसा ये जंग बढ़ जाती है तो इस हुकूमत की एक बड़ी खुशकिस्मती है कि इनको तेल बड़ा सस्ता हुआ हुआ है, $60 पर बैरल पे आया हुआ है। इस मुल्क में हमने जो है मेरा आपकी हुकूमत के दौर में 140 तक जो है डॉलर तक बैरल गया हुआ है। देखिए बात यह कि इनकी क्या खुशकिस्मती है, अवाम की बदनसीबी कह लें कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आई है इन्होंने उसको क्राइसिस में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी मैं गंदम पे बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि आप ऑयल पे बात कर रहे हैं। तो अभी भी ये मैंने नहीं देखी कि सेंस ऑफ अर्जेंसी हो कि कोई एडवांस या फॉरवर्ड सौदे कर लिए जाएं या अपने आप को सिक्योर किया जाए। वो कोई चीज मेरी नजर से तो नहीं गुजरी। अगर आपकी नजर से गुजरी है तो आप बता दें, क्योंकि एक तो ये है ना कि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम मतलब दुनिया कहती है कि सेफ जो है ना, माफ कीजिएगा, ये कोविड के ज़माने में बिल्कुल जब नीचे गैस की प्राइसेस आ गई थी, जो है ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई थी, तो आपकी गवर्नमेंट ने भी हेजिंग नहीं की थी। उस वक्त फॉरवर्ड बाइंग भी की जा सकती है, स्टोरेज ना भी हो तो। देखिए फॉरवर्ड बाइंग में प्रीमियम भी मैं आपको एक बात बताऊं, एक प्रीमियम भी चार्ज होता है। ऐसा नहीं होता प्रीमियम चार्ज करने के बावजूद भी अगर 10 साल की वो तेल उस रेट पे खरीद लेते फिर भी बहुत सस्ता पड़ता। नहीं, मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं तो ये डेरिवेटिव मार्केट्स और इसमें बड़ा काम किया है मेरी तो नौकरी भी इसमें रही है। देखें जब वो उस वक्त कोविड का जमाना आया था ना, तो उस वक्त माइनस में रेट चला गया था, आपको पता है ऑयल के और उसका गैस का माइनस के रेट ज्यादा बढ़ गए थे। और नहीं, मैं आपको बताता हूं। लोगों ने कहा कि इतना सस्ता ऑयल हो गया था, क्यों नहीं हुकूमत ने ऑयल जो है खरीदा। उस वक्त जो है ऑयल जो ऑयल टैंकरों में, एक तो होता है आपके मुल्क में स्टोर, एक होता है जो समुद्र में बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स होते हैं जिन पे स्टोरेजेस होती है। उसका किराया जो है मतलब 40-40, $50 था, नंबर एक। फिर उस वक्त जो है स्पॉट का रेट गिरा था, फ्यूचर जो है यानी कि अगले साल के सौदों के रेट वही थे क्योंकि अगले साल सप्लाई को नॉर्मलाइज देख रहे थे। उस वक्त जो तेल निकल रहा था वो मसला आ रहा था कि उसको क्या रखना। तो लोगों को इस चीज की समझ ही नहीं है। वो जो उस वक्त $4 की एलएनजी हुई थी ना, वो एलएनजी स्पॉट का रेट था। फ्यूचर में कोई आपको 10 साल के लिए जो है $4 में बुक नहीं कर रहा था। तो ये बड़ी जिसे कहते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारी हुकूमत भी गिरानी थी, एक बयानिया बनना था और टीवी में रोज। बहरहाल मैं आपको जाहिर है जिस तरह आप बता भी रहे हैं कि आपकी ये फील्ड रही है, मुझसे बेहतर जानते होंगे, मगर असद उमर जो हैं उस वक्त वजीर ख़जाना थे, वो रिकॉर्ड पे हैं कि जी मैं कहता रहा और मेरी नहीं सुनी गई कि हम फ्यूचर के भी हमारे पास मौका था कि फ्यूचर बाइंग भी हम कर सकते थे, 10 साल तक की भी की जा सकती थी, मगर नहीं की गई। ये उनका शायद उनकी भी अंडरस्टैंडिंग मेरी तरह कमज़ोर होगी। आगे चलते हैं। डेरिवेटिव्स देखें, डेरिवेटिव्स अभी आप जो है ना,
आपको अभी मैं सौदे करवा देता हूं, आप जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अगले 3 साल के लिए कर लें, लेकिन उसके लिए आपको मार्जिन देने पड़ते हैं, और वो जो है वो कैश सेटलमेंट होती है, वो कमोडिटी सेटलमेंट नहीं होती। तो वो मैं आपको ये बता रहा हूं ना कि थोड़ी सी लोगों की उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। आप ज्यादा से ज्यादा 6 महीने साल का, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, पीआईए के खसारे की सबसे बड़ी वजह तेल की कीमतें बढ़ना होती थी, ठीक है, उस जमाने में। तो उस वक्त कहते थे कि पीआईए को कम से कम कह लें कि अगला 1 साल का तेल खरीद ले, वो भी नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत बड़ी मार्जिन की रकम, ऐसे नहीं होता जबानी सौदा कर दिया आपने फोन करके कि जी मेरा 10 साल का तेल बुक कर दे $6 में। उसके लिए आपको बहुत सारे मार्जिन देने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। चलिए तो वापस आते हैं कि अभी सस्ता होने के बावजूद 80 रुपए पर लीटर ये चार्ज करके अवाम को इतना महंगा तेल मिल रहा है, और अगर मार्केट इंटरनेशनल में भी बढ़ जाता है खुदा ना खास्ता तेल, जिसका कभी इम्कान है कि अगर ये जंग बढ़ती है, ऑलरेडी 1-2 दिन के अंदर 3% बढ़ गया है, तो यहाँ क्या हालात होंगे इस पे भी, और मैं गद्दू पे भी चाहूंगा आपसे इसके बाद बात करना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अभी तो देखें, अगर वॉर होती है ना, तो वॉर होती है 15 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने। आप कम से कम जो आपके मुल्क में जितनी स्टोरेज कैपेसिटी है उसको फिल कर लें। ऐसा ना हो कि आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन के राशन पे चल रहे हो और मामला खराब हो जाए तो फिर आपके पास तेल भी टाइम से ना आए। सिर्फ कहने का मकसद, अभी आजकल आपको पता है ना, इस्लामाबाद लाहौर में लोड शेडिंग हो रही है सर्दियों में जी। तो वो लोड शेडिंग, मतलब आप कह रहे हो कि मेरे पास इजाफी बिजली है और सर्दियों में आप लोड शेडिंग कर रहे हैं। 4000 मेगावाट की वो कह रहे हैं सर्दियों के अंदर, अनइमेजिनेबल था। 4000 मेगावाट की जो है वो कह रहे हैं शॉर्टफॉल है। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि डैम से बिजली नहीं बनती, ठीक है जी, बिजली बनती है आपकी फिर सर्दियों में फर्नेस ऑयल से या कोल से या एलएनजी से, वो आप इंपोर्ट ही नहीं कर रहे मेरिट ऑर्डर के हिसाब से जो भी है, तो एकदम बिजली का शॉर्टफॉल हो गया आपका। तो अंदाजा लगाएं कि अगर ये आपके पास पावर प्लांट चलाने के लिए नहीं है तो इसका मतलब मुल्क में आपके पास फ्यूल की कोई अच्छी क्वांटिटी नहीं है। और बाय द वे, अगर खुदा ना खास्ता ये असेसमेंट कर ली इंडिया ने, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अल्लाह ना करे कि इनके पास तो सिर्फ 12-14 दिन का तेल है और उधर ईरान वाला मसला बिगड़ गया है और उधर से पाकिस्तान का तेल नहीं आ रहा, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है स्ट्रेटेजिकली कुछ भी। तो कुछ चीजें आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो आपके इस्लामाबाद में लोग बैठे हैं वो इतने डफर हैं, जब सर पे पड़ती है आके, जब वो बहुत ज्यादा सख्त लफ्ज है डफर, जरा सा नरम कर लें, हम भी बैठे हुए नरम कर देते हैं, हैं। हम भी मैंने तो इस्लामाबाद में बड़ा- बैठे हुए हैं। मैंने पार्लिमानी वर्ड है डफर, तो मतलब मुझे भी आप कह सकते हैं, मैं भी डफर बोल, मतलब खुदा ना खास्ता कोई वो नहीं है। आप ये ना, अच्छा उर्दू में नाइल कहते हैं तो सही आपको नाइल लगता है। नाइल तो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, डफर से जरा वो फर्क पड़ता है। कई Offend- नाइल और दफा डफर में फर्क क्या है? जुबान के चुनाव से बड़ा फर्क अल्फाज पड़ता के है। इंतखाब से। चले ना अहल में वापस ले लेता हूँ आपके कहने पे वो वर्ड, ना अहल कह लूं, या उसकी इजाजत है या वो भी इजाजत नहीं आज के दौर में? प्लीज प्लीज। ठीक है ना, तो इतने नाअहल है कि इस तरफ तो अभी सोच ही नहीं गई। अभी सिर्फ ये सोच जा रही है कि कतर को फोन करके या कतर से कहेंगे हमारे एलएनजी के आप जहाज जो है वो मौखर कर दें। ENI को हम कह रहे हैं कि हमारे एलएनजी के जो हम जिसपे बड़ा फख्र करते थे वो हमारे जहाज मौखर कर दें, लेकिन इस तरफ कोई स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच ही नहीं रहा।